गुड मॉर्निंग डियर। तो हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 29 संवैधानिक विकास का एक भाग हम लोगों ने खत्म कर लिया था। जो बचा हुआ है वो आज देखेंगे। तो 1858 से 1947 का जो सेकंड पार्ट था उसका एक हम लोग जो पहला अधिनियम था 1858 का वो हम देख चुके हैं। सेकंड अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। यहाँ एक बात और आप लोग याद रखेंगे, एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हो सकता है आपके कुछ हिस्ट्री में सवाल आएंगे तो वो भी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसका प्रावधान क्या था, इसमें जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी उसका विस्तार किया गया। तो सिंपल सदस्य संख्या का विस्तार हुआ, विधान परिषदों में सदस्य संख्या का विस्तार। कहां पर, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, प्रांत में, दोनों जगहों पर, प्रांतों में भी और केंद्र में भी, प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर, दोनों जगहों पर सदस्य संख्या का विस्तार किया गया। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से पूछा जाता है वो है कि यहाँ से जो एक्ट 1892 का ये है, अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। किंतु चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, जैसे कि वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है कि हम लोग जो है सांसद को चुनते हैं लोकसभा के, और वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो व्यवस्था है कैसी है, अप्रत्यक्ष चुनाव वाली है। इसी व्यवस्था से उस समय चुनाव की शुरुआत हुई, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव अभी शुरू ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिला, यहाँ पर बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। संसद में जो बजट आता है उस पर, बजट पर बहस, चर्चा कर सकते थे। बहस या चर्चा का अधिकार खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट ये था कि प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला भारतीयों को, कहां, सदन में। लेकिन किसी ने जैसे प्रश्न पूछा तो अगले ने उत्तर दिया। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, इसने प्रश्न पूछा ए ने और इन्होंने उत्तर दिया बी ने। फिर ए को लगता है कि नहीं कुछ आंसर में गड़बड़ी है, फिर से क्वेश्चन पूछा। तो फिर से क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री का हिंदी होगा पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं दिया गया यहाँ पर। ये कब मिलेगा, ये आगे मिलेगा, जो अगले वाला आएगा। पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं। और एक अधिकार यहाँ पर नहीं मिला था इन लोगों को या भारतीयों को, वो कौन सा था, वोट देने का अधिकार। बजट पर या प्रस्ताव पर वोट का अधिकार नहीं मिला। ये दो अधिकार नहीं मिले, ये मिलेंगे अगले वाले में, इसलिए इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस समय क्राउन का ही शासन चल रहा था 1858 से, ये तो आप लोगों को भी याद ही होगा। इस जो 1909 में अधिनियम आया, इसको मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मिंटो मार्ले सुधार। क्यों, मिंटो हमारे यहाँ का वायसराय था और मार्ले सचिव था।
सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो मिंटो मार्ले सुधार भी कहते हैं, या मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर भी वही विधान परिषद का विस्तार हुआ। विधान परिषद का विस्तार मतलब सदस्य संख्या बढ़ाई गई दोनों स्तर पर, प्रांत में जो विधान परिषद थी और केंद्र में जो थी, दोनों जगहों पर जो है विधान परिषद का विस्तार किया गया, मतलब सदस्य संख्या बढ़ाई गई। अब यहाँ पर इनको पूरक प्रश्न का अधिकार दे दिया गया, पूरक प्रश्न का अधिकार, मतलब अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और दूसरा, वोट देने का अधिकार भी भारतीयों को मिला यहाँ पर। उन्नीस सौ नौ में। और सबसे यहाँ पर जो और ज्यादा गड़बड़ हुआ वो ये कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, ये क्या होता है, इंग्लिश में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत। सांप्रदायिक का मतलब, संप्रदाय क्या होता है, सांप्रदायिक मतलब धर्म, धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व। तो ये किसके लिए था, ये जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसके वजह से ये इसमें शामिल किया गया था। मतलब ये धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व, मुस्लिमों को अपना अलग अधिकार मिल गया, मुस्लिमों को अलग रिप्रेजेंटेशन, सबसे अलग, मुस्लिम हैं तो उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, सब कंबाइंड नहीं होगा। और इसी में शामिल था पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत, मुस्लिमों को अलग रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और वो चुने जाएंगे किससे, पृथक निर्वाचक मंडल से। पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई यहां से। पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है, पृथक का मतलब अलग, निर्वाचक मंडल क्या होता है, जो वोट देने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं क्या, निर्वाचक, इलेक्टर। तो इलेक्टर का समूह जो होता है, वोट देने वाले लोगों का समूह, जो आपने भी पढ़ा होगा राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। यहाँ पर पृथक का मतलब अलग, इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लोग, इन्हीं के लिए शुरू किया गया था, जो मुस्लिम लोग थे। मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है ये, ठीक है, ये इतना क्षेत्र मान लीजिए ए है, यहाँ पर भिन्न भिन्न कैटेगरी के लोग रहते हैं, मान लीजिए कि 100 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि 60 लोग मुस्लिम के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, रेस्ट 40 अदर कम्युनिटी से हैं। तो ये 60 लोगों के लिए इनको मिलाकर बनाया जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज, क्योंकि ये इनसे अलग हो गया इसलिए ये होगा सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये 60 लोग वोट करेंगे किसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को, मान लीजिए कि कोई खड़ा है चुनाव में, तो यहाँ मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही लोग वोट करेंगे, मतलब ये मुस्लिम लोग मुस्लिम को वोट करेंगे, मुस्लिम लोग मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेंगे, कोई और वोट नहीं करेगा, को वोट करेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप बताते रहेंगे तो हमें भी समझ में आता रहेगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है। तो मुस्लिम लोग मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेंगे, ये हुआ पृथक निर्वाचक मंडल। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब धर्म के आधार पर रिप्रेजेंटेशन, तो इसकी शुरुआत हुई
इसीलिए यहीं से माना जाता है कि संप्रदायवाद की शुरुआत मानी जाती है। जब हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, भारत में संप्रदायवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इसीलिए जो उस समय का वो था, क्या नाम है, वायसराय, कौन, लॉर्ड मिंटो, इसको फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कार्यकारी परिषद में जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें एक सदस्य बढ़ाया गया। परिषद में एक भारतीय नामित करने की शक्ति मिली वायसराय को दी गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक, कार्यकारी परिषद में लिखना था, कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त करने की शक्ति किसको दी गई, वायसराय को। इसी के तहत एक भारतीय जो नियुक्त किया गया था, किसको नियुक्त किया गया, नामित किया गया, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये पहले भारतीय थे जो कार्यकारी परिषद में नामित हुए थे, पहले भारतीय। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919। हम लोग जो यहाँ व्यवस्था इस समय पढ़ रहे हैं उसमें केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों बातें कर रहे हैं। वो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी 1919 के कानून में, जो हम लोग पढ़ेंगे। इस कानून की दो बातें, सबसे पहली बात, इसको कहते क्या हैं, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। एक दूसरी बात इसमें यह थी कि ये लागू कब से हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर। तो लागू हुआ था 1921 से, भारत सरकार अधिनियम 1921 से लागू किया गया। अब पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो रिफॉर्म था, इसके अंतर्गत सभी विषयों का वर्गीकरण कर दिया गया। जो सभी विषय थे उनका वर्गीकरण, सभी विषयों का वर्गीकरण। सभी विषय कौन से, जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं वर्तमान में कि जो विषय होते हैं, अभी याद होगा आप लोगों को 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में याद होगा आपको कितने विषय हैं, 3 सूचियां हैं, संघ, समवर्ती और राज्य सूची। ये उन्हीं विषयों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो विषय थे उनका विभाजन किया गया, वर्गीकरण किया गया, किन भागों में, 2 भागों में। एक बनाई गई केंद्रीय सूची या, और दूसरी बनाई गई प्रांतीय सूची। केंद्रीय सूची में जो विषय थे उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी गई। उस समय जो केंद्र था, केंद्र का मतलब उस समय कौन था, वायसराय, केंद्र में वायसराय था। तो वायसराय की सहमति से केंद्र इन विषयों पर कानून बना सकता था जो केंद्रीय सूची में थे, और जो प्रांतीय सूची में थे उन पर कानून बनाने की शक्ति दी गई
प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, काफी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। तो दो विषय बन गए, केंद्रीय और प्रांतीय विषय। यहाँ पर जो वायसराय की सहमति से जो केंद्रीय सूची पर था, तो वायसराय को तो वीटो शक्ति पहले से प्राप्त है, जो कि हमेशा रहेगी ही रहेगी। वीटो पावर इसके पास था। नेक्स्ट है द्वैध शासन की शुरुआत। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। यह क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, कंफ्यूजन नहीं करना है। द्वैध का मतलब होता है सिर्फ दो लोगों का शासन। कैसे? प्रांत में आपने देखा सूची के बारे में, ये जैसे सूची थी यहाँ पर, ये प्रांतों को प्रांतीय सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति मिली, इसी से जुड़ा हुआ है ये। तो प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब ये हुआ, प्रांत किस पर कानून बना सकते थे? प्रांतीय सूचियों पर, या प्रांतीय सूची में जो विषय लिखे हुए थे उन पर। अब इन विषयों को भी दो भागों में बांटा इन्होंने। एक पर कानून बनाने की शक्ति दी गई पहले इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से विषय थे। प्रांतीय सूची को दो भागों में बांटा गया। एक कहा गया आरक्षित विषय, एक हो गया आरक्षित विषय, दूसरे को कहा गया हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ये रिजर्व सब्जेक्ट थे। रिजर्व किसके लिए किए गए? मतलब इन पर कानून कौन बनाएगा? प्रांत में, प्रांत का मतलब राज्य में, राज्य में उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा जो आरक्षित हैं, तो उस पर शक्ति दी गई गवर्नर को। गवर्नर प्लस उसकी परिषद थी, जैसे केंद्र में थी वैसे ही यहाँ पर इनके पास भी कार्यकारी परिषद थी। तो ये लोग बनाएंगे कानून आरक्षित विषयों पर। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उन पर कानून बनाने की शक्ति दी गई किसको? गवर्नर प्लस मंत्रिपरिषद को या मंत्रियों को। ये दो लोग इस पर कानून बनाएंगे जो ट्रांसफर्ड है। गवर्नर दोनों जगह कॉमन है, लेकिन दोनों में अंतर ये था कि यहाँ पर ये जो मंत्रिपरिषद थी, ये क्या थी? ये उत्तरदायी थी विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। मतलब जो भी काम होगा उसके लिए इनको विधानसभा में जवाब देना पड़ता था। जैसे कि इस समय जो है राज्य में व्यवस्था है कि जो मंत्री होते हैं विधानसभा में उत्तरदायी होते हैं अपने काम के लिए। ये लोग किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर। ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं। तो देखिए, एक ही राज्य में दो लोगों का शासन चल रहा है। कुछ विषय पर गवर्नर शासन बना रहा है, कुछ मामलों पर गवर्नर और कार्यकारी जो है कानून बना रहा है, और कुछ मामलों पर गवर्नर और मंत्रिपरिषद। ये हो गए द्वैध शासन व्यवस्था। अब हम 1935 के जब कानून पढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम, तो वहां पर क्या होगा? यह जो प्रांतों में लागू की गई है द्वैध शासन, ये केंद्र में लागू कर दी जाएगी, यही व्यवस्था, और प्रांतों में इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो बी प्रिपेयर, हम वहां पर रेफरेंस देंगे इसका, ठीक है। अब इतनी व्यवस्था हो गई, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, इसका मतलब चुनाव करवाया जाएगा। तो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। अभी तक हमने पढ़ा था 1892 वाला जो कानून था उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी। यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव मतलब ये कि जनता द्वारा लोग चुने जाएंगे। लोग का मतलब वही जो विधायक जिनको आज हम कहते हैं, या सांसद जो भी हैं। हम भी
प्रांतीय स्तर पर बात करें तो अभी इनको विधायक से तुलना हम करेंगे। जनता द्वारा लोग चुने गए, तो सीधे तौर पर जनता ने चुना इसमें। लेकिन जनता में कौन से लोग चुनेंगे? क्या सबको अधिकार दिया गया? नहीं, तो सीमित मताधिकार दिया गया, लिमिटेड फ्रेंचाइज, सीमित मताधिकार दिया गया लोगों को। मतलब ये सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? सबको वोट का अधिकार नहीं दिया गया, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं। तो कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, उसके लिए इन्होंने कुछ शर्तें बनाई। सबको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। शर्तें जैसे कि क्या कंडीशन थी? जैसे जो टैक्स भरता हो या जिसके पास कुछ संपत्ति हो, जो भी तय की गई हो, अपने को क्या। तो सबको मताधिकार नहीं दिया गया, या इसको बोल सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि स्पष्ट रूप से कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार नहीं दिया गया। जो इस समय है हमारे पास सार्वभौमिक मताधिकार नहीं, तो कौन सा था? सीमित मताधिकार दिया गया। नेक्स्ट है द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान। कहां पर? केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान, या विधायिका कह सकते हैं, द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। यही कानून है जिसके बाद हमारी संसद की स्थापना की गई थी दिल्ली में, जो अभी डिसफंक्शनल हुई है। द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान ये क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाईकैमरल लेजिस्लेचर। था क्या ये? इसका मतलब केंद्रीय स्तर पर दो सदनों का प्रावधान किया गया। द्विसदनीय मतलब दो सदन। एक था राज्य परिषद, उसका नाम दिया गया, और दूसरे को नाम दिया गया विधानसभा। केंद्रीय स्तर पर है लेकिन नाम दिया गया विधानसभा, तो कंफ्यूजन नहीं होना, ये केंद्रीय स्तर पर विधानसभा का नाम दिया गया, या लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हो गई द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर। ये याद रखना, केंद्र के स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल, और राज्यों के लिए क्या किया गया? द्वैध शासन। नेक्स्ट, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसका विस्तार किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार मतलब अभी तक सिर्फ मुस्लिमों को प्राप्त था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अब कुछ और लोगों को दिया गया। किनको? सिख समुदाय को दिया गया, और यूरोपीय लोगों को दिया गया अलग से रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा दिया गया एंग्लो इंडियन लोगों को। ये तो आज भी हम जारी ही था, अभी खत्म किया गया है। तो इन लोगों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं इस वर्ष, तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग मतलब इस समय का संघ लोक सेवा आयोग। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इसका जो गठन इस कानून के तहत किया गया, इसके बाद एक आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग? ली आयोग। तो ली आयोग ने अनुशंसा की, फिर इसके बाद इसका गठन किया गया, 1926 में बनाया गया ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग।
फिर आगे इसका नाम बदला जाएगा जब 1935 का कानून आएगा, तब इसका हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। संघ में भी फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद 1937 में इसका नाम बदला जाता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया जाता है। नाम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग ही होगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब हम आज़ाद होते हैं 1950 में संविधान लागू होता है, आज़ाद नहीं, तो इसका नाम होता है यूपीएससी, जो इस समय में है। तो ये इसका थोड़ा सा वो हो गया विस्तार। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग को गठन किया गया और लास्ट में एक प्रावधान किया गया कि 10 साल के बाद इस कानून की समीक्षा की जाएगी। इस कानून की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। इसका रिलेशन आपको जुड़ेगा। इस कानून की समीक्षा के लिए कानून जो आयोग बना था उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन या साइमन आयोग। ये 1927 में ही बना दिया गया था। बनना कब था? 10 साल बाद। कानून कब आया है? 1919 का है। 10 साल कब पूरा होते हैं? 1929 में, लेकिन 2 साल पहले बना दिया गया। इसी वजह से इसका विरोध किया गया। एक रीजन ये भी था कि 1929 में जो होना था वो 27 में क्यों? और दूसरा रीजन आप जानते हैं कि वहां पर कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं था। तो मुख्य कारण ये था, दूसरा कारण सेकेंडरी था। इस तरह से ये आपका 1919 का अधिनियम भी खत्म होता है। अब हम आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बारे में क्या है? ये जो कानून था, एक्ट लाएगा 1935 का, इसमें कितने अनुच्छेद थे? एक बार पूछा गया क्वेश्चन। अनुच्छेद थे इसमें 321। अनुच्छेद लिख के आ सकता है या धाराएं लिख के आएगा, बात एक ही है। और 10 अनुसूची थी। ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है कि जो धारा लिख के आ गया है तो क्या होगा इसका मतलब। अनुच्छेद, अनुसूची या धारा, इंग्लिश में होगा सेक्शन। तो 351 अनुच्छेद या 351 धाराएं और 10 अनुसूची थी इसमें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अखिल भारत संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। ठीक, क्या था इस व्यवस्था में? ये संघ है। संघ में होते हैं कई लोग, जैसे इसमें भारत क्या है? एक संघ है। उसकी इकाइयां क्या है? राज्य, यूपी, एमपी, ये सब क्या है? उसकी यूनिट्स हैं या इकाइयां हैं। तो वैसे ही अखिल भारतीय संघ बनाया गया, ये इसका प्रावधान किया गया था। इसमें किसको शामिल किया गया? 2 लोगों को, सभी प्रांतों को, जो ब्रिटिश प्रांत थे वो, और देसी रियासतों को, जो राजा महाराजा थे वो। तो देसी रियासतें और प्रांतों को मिलाकर इस संघ को प्रावधान किया गया था। लेकिन इन रियासतों ने मिलने से मना कर दिया। मिलने से मतलब मुलाकात नहीं है, संघ का भाग बनने से, मिलने से मना कर दिया, क्योंकि इनकी वॉलंटरी था। मतलब ये ऐच्छिक था इनके लिए कि चाहे इसका भाग बन जाए या ना बने। चूंकि इन्होंने मिलने से मना कर दिया तो यह प्रावधान लागू ही नहीं हो पाया। प्रावधान लागू नहीं हो पाया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा प्रावधान लागू नहीं हो पाया? अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है संघ और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन। जब संघ होगा तो प्रांत भी होंगे, तो उनके बीच विषयों का विभाजन भी होगा। संघ और प्रांतों के मध्य विषयों का विभाजन। ये विषयों का विभाजन वैसा ही है जैसा हमने अभी 1919 में पढ़ा था। कैसा? यहाँ पर थोड़ा चेंज इन लोगों ने किया। जो विषयों का विभाजन किया गया, क्या किया गया? हम लोग जो इस समय देखते हैं विषयों का विभाजन, एक थी संघ सूची इन्होंने बनाई, जो कि इस समय हमारे पास है संविधान में, और दूसरी इन्होंने बनाई थी प्रांत सूची या स्टेट लिस्ट, और बीच में एक सूची इन्होंने बनाई थी समवर्ती सूची, सेम जैसे कि इस समय 7वीं अनुसूची में है। ये प्रावधान इसमें किया गया था। और संघ सूची पर कौन कौन बनाएगा? संघ बनाएगा या केंद्र बनाएगा, और प्रांत पर प्रांत बनाएंगे या राज्य बनाएंगे। ये प्रावधान किया गया। इस पर दोनों बनाएंगे समवर्ती सूची पर। एक बात इसमें और ऐड की गई, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं या जो अवशिष्ट विषय हैं, कई तरीके से पूछ सकते हैं, अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्ति, इस पर कौन कौन बनाएगा? अवशिष्ट विषय का मतलब ये होता है जिन विषयों के बारे में संघ सूची समवर्ती और प्रांतीय में नहीं लिखा गया है। आप पढ़ चुके हैं पहले इससे। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई? वो जो गवर्नर जनरल की नहीं, वायसराय जो था, क्योंकि वो तो खत्म ही हो गया है, वायसराय को दी गई। ये आपसे विशेष रूप से पूछा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। हमेशा अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, जो सबसे अधिक पावरफुल होगा उसको मिलती हैं। सो यहाँ पर वायसराय। नेक्स्ट, द्वैध शासन की शुरुआत केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर, संघ सरकार के स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत। अभी हमने 1919 में पढ़ा था, जो प्रांतों में शुरू हुआ था, वही व्यवस्था यहां कर दी गई। कौन सी? मतलब ये कि केंद्रीय सूची पर जो थे, संघ सूची जो थी, उसको दो भागों में बांटा गया। एक भाग पर वायसराय कानून बनाएगा प्लस उसकी परिषद, और दूसरे में वायसराय होगा प्लस मंत्री। मंत्री उत्तरदायी होंगे और ये लोग उत्तरदायी नहीं होंगे। ये व्यवस्था केंद्र के स्तर पर शुरू कर दी गई, जो भी राज्यों में की गई थी। एक चरण और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? प्रांतों में लेकिन खत्म कर दिया गया इसको। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म। ये खूब पूछा जाता है, इसलिए एकदम कंफ्यूजन मत रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। मतलब वो जो रिजर्व सूची और आरक्षित सूची का मामला था, ये यहाँ पर अगर लिखना है तो ये रिजर्व हो जाएगा, रिजर्व या आरक्षित विषय, और ये हस्तांतरित विषय इधर हो जाएगा। सेम है जैसे 1919 में राज्यों के लिए था। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, तो क्या लाया गया? द्वैध शासन समाप्त कर दिया है प्रांतों में। प्रांतों में अगर द्वैध शासन समाप्त होगा तो उसकी जगह लाई गई उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित की गई। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत, या प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। मतलब ये
ये भी एक पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे अलग से। मतलब इसका ये हुआ, प्रांतों को जो स्वायत्तता दी गई है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, कि प्रांतों में जो गवर्नर होगा और मंत्री होंगे। अब वो कार्यकारी परिषद का मामला खत्म कर दिया गया और गवर्नर काम करेगा मंत्री की सलाह से, मंत्री परिषद। और ये जो मंत्री परिषद होंगे ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। प्रांत में जो विधानसभा होगी प्रांत में, उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग चुन के आएंगे। इनका क्या होगा, जो विधानसभा में लोग होंगे उनका होगा प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जनता चुनेगी, जनता द्वारा सीधे। तो ये प्रांतों में व्यवस्था कर दी गई। अब जब ये जो प्रत्यक्ष चुनाव की हमने बात की, तो इसी आधार पर 1937 का चुनाव करवाया गया था। 1937 का चुनाव जो हुआ था प्रांतों का, वो हुआ था इसी आधार पर, जिसमें कांग्रेस ने 11 जो है राज्यों में, 8-9 राज्यों में सरकार बनाई थी समथिंग। तो ये हो गया। नेक्स्ट है प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान। द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान या विधायिका की स्थापना कहाँ कहाँ की गई? कुछ राज्य सब में नहीं की, कहीं कहीं पर की गई। मतलब 2 सदन होंगे, एक होगा अपर हाउस या उच्च सदन और दूसरा होगा लोअर हाउस। जैसे कि इस समय व्यवस्था क्या है, विधानसभा और विधान परिषद की। तो ये 6 प्रांतों में व्यवस्था लागू की गई, जिनमें कुछ में तो अभी भी चल रही है। 6 प्रांत कौन कौन से थे? आपका बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, ये जो बड़े प्रांत थे वहां तो था ही। इसके बाद आपका यूपी, यहाँ तो अभी भी है, बिहार में भी अभी है, असम में तो अभी नहीं है। तो ये तो अभी भी द्विसदनीय ही है। द्विसदन मतलब 2 सदन। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। जातियों के लिए आरक्षण, जो पूना पैक्ट हुआ था उसके बाद का ये प्रभाव था। नेक्स्ट, बर्मा को अलग कर दिया गया। म्यांमार को अलग कर दिया गया भारत से। प्लस 2 नए प्रांत गठित किए गए। कौन से? एक तो असम था और दूसरा सिंध। गुजरात के जस्ट बगल में सिंध है। और भारत परिषद समाप्त कर दिया गया। ये पूछा जाता है, भारत परिषद की समाप्ति। भारत परिषद ये वही भारत परिषद है, इंडिया काउंसिल, जो 1858 के एक्ट से बनी थी। और सलाहकारी थी। किसको सलाह दे रही थी? सचिव को, भारत सचिव को। तो ये व्यवस्था खत्म कर दी गई क्योंकि अब इसकी जरूरत रही नहीं। और इस दौरान जो 1935 का कानून था, इसमें कई चीजों की स्थापना की गई। तो उनकी मैं एक ही जगह लिख दे रहा हूं, स्थापना की गई किन किन की। एक तो आरबीआई की स्थापना इसके तहत की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई।
फेडरल कोर्ट की स्थापना कब? 1937 में इसी कानून के तहत की गई। यही फेडरल कोर्ट आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट बनता है। जब हम आजाद होते हैं तो इसी को सुप्रीम कोर्ट में तब्दील कर दिया जाता है। एक और आपको याद होगा, हम लोग जब पढ़ रहे थे अभी, 1773 में सर्वोच्च न्यायालय बना था, वो कंपनी के अंतर्गत बना था। सर्वोच्च न्यायालय बना था जिसके वो 1+3, एक चीफ जस्टिस और 3 जज थे। चीफ जस्टिस कौन था? एलिजा एम्पे। और ये कहाँ पर बना था? ये कोलकाता में। तो ये सारी जो व्यवस्था थी, ये वाली, ये कंपनी के अंतर्गत थी, ये कंपनी के लिए थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब तो कंपनी खत्म हो गई ना, अब तो शासन चल रहा है हमारा ब्रिटिश क्राउन का। तो अब ये फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो बाद में आजादी होने पर, जब हम आजाद होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बनता है। प्लस लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान, इसमें भी इन्होंने क्या किया, 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग बनाए गए। एक बनाया गया संघ लोक सेवा आयोग, तो मैं संघ लिख रहा हूं, आप लोक सेवा आयोग लिख लेंगे। एक संयुक्त की व्यवस्था भी की गई कि अगर ज्वाइंट जरूरत हो तो बना लिया जाए। और एक प्रांतों के लिए, हर प्रांत के लिए लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। संघ के लिए इन्होंने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया था इंग्लिश में, फेडरल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। तो ये हो गया इनकी स्थापना के बारे में। इसी के साथ हम लोग इसको खत्म करते हैं 1935 के कानून को। यहाँ आपको बता देते हैं 35 का जो कानून है, ये मेंस में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके सारे प्रावधान लगभग पढ़ लेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन आपको बना ही रहेगा। अब हम आते हैं, लास्ट अपना एक्ट है स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके बारे में, चूंकि कानून है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कानून कब पेश किया गया संसद में? मतलब ब्रिटिश, ये सारे कानून कहाँ से आ रहे थे? ब्रिटेन से आ रहे थे। तो ब्रिटिश संसद में पेश हुआ 4 जुलाई को। 47 में आजाद हुए तो 47 में ही पेश किया गया था, 4 जुलाई 47 को पेश किया गया। फिर इसको पारित कर दिया गया और रॉयल असेंट मिल गई इसको। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की असेंट होती, जरूरत होती है, वैसे वहां राजा की, तो राजा की है तो रॉयल असेंट या राजकीय सहमति 18 जुलाई को मिली। डेट आपसे पूछी जाती है, इसलिए डेट पर आप फोकस रखेंगे। 47 तो कॉमन है ही। एक दूसरी बात यह थी कि किस पर आधारित था जो कानून आया, इसका आधार क्या था, मतलब किस बेसिस पर यह कानून बनाया गया। बेसिस यह था माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के आधार पर यह कानून बनाया गया था, उसी योजना के बेसिस पर। तो अब देखते हैं इसके प्रावधान क्या थे। प्रमुख प्रावधान, पहला था भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति, क्योंकि हम आजाद हो रहे हैं तो भारत में ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा।
फिर भारत का जो क्षेत्र है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र को दो देशों में विभाजित किया गया। भारत के संपूर्ण क्षेत्र का दो देशों में विभाजन। ये दो देश कौन से थे? एक बना भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। ये दोनों ही डोमिनियन थे, मतलब उनके छत्र छाया में अभी थे, बट आजाद हो चुके थे। डोमिनियन बनाए गए दो, और इनके बीच सीमा का जो बंटवारा हुआ उसके लिए आयोग बना कौन सा? रेड क्लिफ कमीशन। रेड क्लिफ आयोग बनाया गया इसके लिए। रेड क्लिफ महाशय का नाम था, और इन्होंने जो रेखा खींची दोनों के बीच सीमा रेखा, उसको बोला गया रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली। नेक्स्ट क्या किया गया? अब देखिए यहां पर जो पद था वायसराय का पद, वायसराय कौन था? ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था, तो वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। वायसराय का पद समाप्त। तो फिर इसका विकल्प क्या था? ये कब तक रहा? ये पद कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1858 में इस पद का सृजन किया गया, और 1947 तक ये पद भारत में रहा, जो मुखिया था सरकार का। तो इसकी जगह पर मुखिया किसको बनाया गया? तो एक नए पद का सृजन किया गया। उस नए पद का नाम था भारत का गवर्नर जनरल। ये नया पद बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना भारत का? अब यहां पर भी दो बातें आएंगी। भारत का पहला गवर्नर जनरल, लेकिन स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना माउंटबेटन। और वहीं यहां पर देखेंगे तो अंतिम वायसराय कौन बना यहां पर? क्योंकि पदनाम ही बदला गया था, तो अंतिम वायसराय ही रहा होगा कौन? माउंटबेटन। ये बात आपको स्पष्ट हो गई। इसी के बाद जो माउंटबेटन थे, इनके बाद बनाया गया था राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको बनाया गया था गवर्नर जनरल। तो इनके नाम पर दो चीजें आ जाती हैं। इसके बाद कोई बना नहीं, तो ये पद ही समाप्त हो गया। इसके बाद तो पद ही समाप्त हो गया गवर्नर जनरल का। कब? ये 24 जनवरी 1950 को ये पद समाप्त हो गया, और इसके स्थान पर नया पद लिया गया संविधान में, राष्ट्रपति का। ठीक है, तब से चल रहा है। तो यहाँ पर इनके साथ में दो जो है चीजें जुड़ती हैं। ये पहले भारतीय हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चूंकि इनके बाद पद ही समाप्त हो गया और कोई हुआ ही नहीं, तो पहले और अंतिम दोनों यही हो जाएंगे। ठीक, पहले और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। तो ये सारा कंफ्यूजन आपका यहां से खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक बात और थी, जो माउंटबेटन साहब बने, मतलब जैसे ही कानून लागू हुआ अगस्त 1947 में आया, हम इसको
13 अगस्त मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तारीख को कौन थे? बेटन साहब। जैसे कानून लागू हुआ माउंटबेटन बने गवर्नर जनरल। डेट आपको हो सकता है कंफ्यूज करे, तो मैं डेट नहीं लिखता हूँ। कल को याद करेंगे आप, मैंने डेट लिख दिया, ठीक। स्वतंत्रता से पहले बनाया गया गवर्नर जनरल, भारत के स्वतंत्रता से जस्ट 15 अगस्त वाली रात, 14-15 अगस्त ये बनाया गया। फिर इनका काम क्या था? इन्होंने दिलवाई शपथ किसको? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री को, भारत के पहले पीएम को शपथ किसने दी? भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने। पहले पीएम कौन थे भारत के? स्वतंत्र भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले शपथ जो है किसने दिलवाई थी, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री को शपथ कौन देता है? राष्ट्रपति। तो उस समय माउंटबेटन ने दिलवाई थी। 1950 के बाद राष्ट्रपति का पद आया है, ठीक है। ये मामला कब का है? 1947 का। तो ये शपथ दिलवाई माउंटबेटन साहब ने। नेक्स्ट, संविधान सभा जो बनी थी इस समय, आपको याद होगा, संविधान सभा को शक्ति दी गई किस बात की? संविधान सभा के बारे में आप जान रहे होंगे, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। मतलब हम चर्चा कब की कर रहे हैं? को पहली बैठक। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं 1947 की। मतलब संविधान सभा इस समय अस्तित्व में है। तो संविधान सभा को शक्ति दी गई, उसके पास एक काम तो पहले से ही था, क्या? संविधान बनाने का। कार्य वो देख रही थी। दूसरा उसको काम दे दिया गया अंतरिम संसद के रूप में। ये शक्ति उसको दी गई कि अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। अंतरिम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, जब तक नई संसद नहीं बनती, परमानेंट संसद नहीं आती, तब तक संविधान सभा काम करेगी संसद के रूप में। ऐसे संसद को बोलते हैं अंतरिम संसद। तो ये शक्ति उसको दी गई। अब इस शक्ति में क्या शामिल था कि वो किसी भी कानून को, संसद का काम क्या है? कानून बनाना। तो किसी भी कानून को रद्द कर सकती थी, बदल सकती थी या लागू कर सकती थी। तो ये शक्ति उसको दी गई, कानून बनाने की शक्ति। नेक्स्ट ये है, जो रियासतें थी अभी, उनका मामला सेटल आउट नहीं हो पाया है। तो भारतीय जो रियासतें थी भारत में, वो भी तो स्वतंत्र होंगी, उनको लेकर फिर युद्ध होता है। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो गई। यहां पर ब्रिटिशर्स ने गेम खेला, ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त। इन लोगों ने क्या किया? इनको आजाद कर दिया। भारतीय रियासतें, जो राजा थे, जो रियासतें लगभग 450 के आसपास रियासतें थी, इनको कर दिया स्वतंत्र। और इनको दिया दो विकल्प, क्या? चाहे तुम स्वतंत्र रहो, मतलब अपना शासन अपने हिसाब से देख लो, या फिर या तो पाकिस्तान से मिल जाओ, चॉइस है इनकी, या फिर भारत से मिल जाओ, पाकिस्तान या भारत से मिलने। कौन है जो अपना शासन खत्म करना चाहेगा? ये भी सोचिए। कोई राजा अपना शासन खत्म करेगा? हर राजा चाहेगा स्वतंत्र रहे और अपना शासन चलाए। तो ये समस्या थी। तो सभी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसीलिए फिर पटेल जी का रोल यहाँ आता है। पटेल जी फिर अपने प्रयास से लगभग 553
53 रियासतें थी, इनको क्या किया, भारत में मिलाया, जिसमें से आपको याद है 3 रियासतों ने बड़ा पंगा किया, एक तो J&K, दूसरी थी गुजरात की और तीसरी थी हैदराबाद की। गुजरात में कौन सी थी, जूनागढ़ रियासत, तो जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत के आधार पर, जा फॉर जूनागढ़, जा फॉर जनमत। और हैदराबाद में तो पुलिस कार्रवाई की गई, पुलिस भेजी गई, सेना भेजी गई, और उसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसको नाम दिया था इन्होंने ऑपरेशन पोलो। तो ये तो उधर की स्टोरी हो गई। तो रियासतों की वजह से कुछ समस्याएं हुई जो सॉर्ट आउट कर ली पटेल साहब ने। एक प्रावधान इसमें ये भी किया गया कि अब शासन कैसे चलेगा, आजाद तो हो जाएंगे, तो शासन कौन से कानून से चलेगा, तो ये व्यवस्था की गई कि भारत सरकार अधिनियम जो था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार शासन चलेगा। कब तक, नया संविधान बनने तक, क्योंकि संविधान तो बन रहा है ना, तो नया संविधान बनने तक। और इसमें चाहे कोई अमेंडमेंट करना है तो सरकार कर सकती है, भारत सरकार अधिनियम, सरकार क्या, वो जो संसद है वो। और लास्ट प्रावधान क्या है, भारत राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसका काम क्या था, भारत के मामले देखना। भारत आजाद हो गया तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ये ब्रिटेन में बनाया गया था ना, वही करता था सुपरवाइज। तो भारत राज्य सचिव का पद समाप्त। इस तरह से हम लोग संवैधानिक विकास खत्म कर पाए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसमें से कम नहीं तो 3, 4, 5 क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में, एटलीस्ट पीसीएस और यूपीएससी में तो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।